दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है ह्यू एलन की बुक द लोनली टाइगर। उसकी अगली कहानी है मिडनाइट एनकाउंटर। दोस्तों, ह्यू एलन की बातें बहुत ज़्यादा मिलती जुलती है। जो कई बार मैं बात बोलता हूँ, ऐसा नहीं कि इस बुक में पढ़ के बोलता हूँ। ह्यू एलन की बुक तो बहुत बाद में पढ़ी। मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूँ कि डंडा लेके चलना सबसे बढ़िया हथियार है, चाहे लेपर्ड हो चाहे टाइगर हो। यहाँ पे पहले भी ह्यू एलन ने इस बुक के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि वॉकिंग स्टिक सबसे बढ़िया हथियार है जब आप टाइगर टेरिटरी में जा रहे हो। यहां दोबारा उस बात को ये रिमाइंड करा रहे हैं। पिछली कहानी में जो जिक्र आया था बार बार कि वक्त बदल गया है, समय बदल गया है, ये उसके पहले की बात है जब ये बोला करते थे कि लाठी सबसे बढ़िया हथियार है। लेकिन जब घायल शेर या घायल तेंदुआ जंगल में हो तो फिर आपका दिमाग चेंज हो सकता है। तो ये उस दिन की घटना बता रहे हैं कि जब ये जबलपुर से लौटे थे। ये बात अपनी पिछली कहानी में आई थी द लोनली टाइगर में। तो बोले जिस दिन इनको आना था उसके एक दिन पहले आ गए थे, और इनकी सिस्टर बाप्स को जो बोल के गए थे उससे एक दिन पहले आ गए थे। अब जब ये उतरे बस से, इनको थोड़ा सा वॉक करना था। इनका जहां इनका घर था, स्ट्रीट थी, वहां तक पैदल जाना था। जब ये उतर गए, देखा तो बस की टेल लाइट लाल लाल रंग की, बहुत धीमी धीमी, एक बिंदी के आकार की, चमकती हुई दिखाई दे रही थी। अब इनको 2 मील तक पैदल जाना था। 11 बज चुके थे, तो कोई भी दूसरा मिलने की उम्मीद नहीं थी। एक बढ़िया सा प्यारा सा वॉक जंगल के अंदर जो कि इनको पसंद था। लेकिन जब और जो बीच बीच में गांव पड़ रहे थे उसमें सारे गलियां, रोड सब खाली पड़े हुए थे क्योंकि सारे लोग सो चुके थे। लेकिन एक जगह पे बिहारी अपनी बैलगाड़ी को लोड कर रहा था। क्यों? क्योंकि उसको सुबह सुबह जल्दी निकलना था, तो अपना काम रात को ही फिनिश कर रहा था कि सुबह सुबह बैलों को बांधेगा, हाँकेगा और चल पड़ेगा। अब बिहारी के पास खड़े होकर थोड़ी देर तक तो बात करते रहे, और जब बिहारी को मालूम चला कि ये इनके पास टॉर्च नहीं है, एक्चुअली अपनी टॉर्च बस की सीट पे ही भूल गए थे। तो जब बिहारी को मालूम चला कि इनके पास टॉर्च नहीं है, तो उसने एक लालटेन दी और एक कुल्हाड़ी दी इनको। तो इन्होंने बड़े ही धन्यवाद के साथ दोनों रख ली, क्योंकि इनको पता था कि लाइट और लालटेन इनके बहुत काम आएगी और कुल्हाड़ी भी काम आएगी, क्योंकि वॉकिंग स्टिक के साथ में एक और एक्स्ट्रा सपोर्ट हो जाए तो अच्छी बात है। अब जब ये गांव से निकलते थे तो एक ओपन एरिया आ जाता था, और एकदम अंधेरी रात थी, लेकिन तारों की रोशनी से दिख रहा था। थोड़ी देर तक दिख रहा था, उसके बाद दूर का दिख नहीं रहा था। अब जब जंगल की तरफ बढ़ चले तो दिखना बिल्कुल बंद हो गया, और जब किसी पेड़ के नीचे आते थे तो दिखता ही नहीं था, क्योंकि तारों की रोशनी भी नहीं होती थी। और वो लालटेन बकवास लालटेन थी, किसी काम की नहीं थी। ये कह रहे हैं जिंदगी में लगता है उसको कभी साफ नहीं किया गया था। तो इतना उसमें कालिक जमा हुआ था कि उसकी रोशनी ना के बराबर थी। अब इन्होंने रेतीले रास्ते पे चलना शुरू किया। पहली बार किसी जंगली जीव से सामना हुआ, और वो थी बार्किंग डियर की अलार्म कॉल। और उस अलार्म कॉल को सपोर्ट किया मादा चीतल की अलार्म कॉल ने। अब ये रुक गए ये देखने के लिए कि उस चीतल की कॉल के बाद भी क्या कोई फर्दर लंगूर या कोई दूसरे जानवर आवाज करते हैं। लंगूर जनरली रात को नहीं करते हैं, दिन में करते हैं, लेकिन डियर रात को भी करते हैं। लेकिन कोई फर्दर दूसरे नए जानवर की आवाज नहीं आई, लेकिन बार्किंग डियर की आवाज 2 बार और आई, और हर बार ऐसा लग रहा था कि ज्यादा नजदीक से आ रही है। अब यहाँ पे सबसे खतरनाक बात यही थी कि वो बार्किंग डियर की कॉल ज्यादा नजदीक से क्यों आ रही थी, क्योंकि वो डियर इनको भी देख पा रहा था। इसका मतलब था कि वो डियर जान रहा था कि ये उतने खतरनाक नहीं है, जिसके लिए वो कॉल कर रहा है वो ज्यादा खतरनाक है। वो लगता है उस साइड से इनकी तरफ ही आ रहा है, क्योंकि डियर हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में भागता है। जहां वो टाइगर या लेपर्ड को देख लेता है, ये इस बुक का पार्ट नहीं है, अलग से बोल रहा हूं, उसके अपोजिट भागता है। हमेशा ये माना जाता है कि अगर आपको जंगल में कॉल सुनने के बाद जाना है तो उस डायरेक्शन में जाइए जिस डायरेक्शन में डियर जा रहा है, क्योंकि जिधर से वो भाग रहा है उधर पे वो वाइल्ड एनिमल है, वहां पे वो खतरा है। अगर आपने रिसेंटली मेरा लेपर्ड की डाइनिंग टेबल या तेंदुए की डाइनिंग टेबल के नाम से एक वीडियो देखा है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ, तो हमें टाइगर का आभास हो रहा था, पगमार्क मिल रहे थे, उसके भागने के निशान थे, सड़े मांस की बदबू आ रही थी, और उसी वक्त बार्किंग डियर भागा था। तो तब मैंने उस वीडियो में बोला था कि इसी डायरेक्शन में चलते हैं, क्योंकि यहाँ गारंटी है कि इस साइड से टाइगर से आमना सामना नहीं होगा।
तो अब वापस इस स्टोरी पे आ जाते हैं कि ये थोड़ा सा परेशान हुए कि डियर जिसको देख के कॉल कर रहा है वो इसी तरफ आ रहा है, और जो विंड का डायरेक्शन था वो इनके पीछे से डियर की तरफ जा रहा था। मतलब डियर ह्यू एलन को साफ साफ सूंघ पा रहा था, उसके बावजूद इनकी तरफ आ रहा था। अब ये समझ चुके थे कि डियर को इनकी स्मेल आ चुकी है, उसके बावजूद इनकी तरफ आ रहा है। तब इनके दिमाग में एक बात आई कि कई बार डियर आदमी के पास आते हैं अपने बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। जब वो शेर या तेंदुआ देख लेते हैं तो उनको लगता है कि आदमी के पास रहना ज्यादा सेफ है, लेकिन वहां कुछ और ही था। अब इन्होंने तेज तेज कदम रखने शुरू कर दिए। जो सूखे पत्ते थे फट 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 ऐसे पैर रखे ताकि जोर से आवाज आए। लालटेन को भी ऐसे से हिला के चलना शुरू कर दिया ताकि दूर से हिलती हुई उसकी रोशनी दिखे। अब जब ये आगे चलते जा रहे थे तो एक जगह पे इन्होंने एक मुंजैक मतलब बार्किंग डियर को ही मुंजैक बोलते हैं, मुंजैक डियर की कॉल निकाली। एक पहले तो सीटी बजाई और फिर जो बार्किंग डियर की कॉल निकाली तो एकदम से एक जानवर के भागने की आवाज आई। फिर रुका, फिर भागा, फिर तेजी से आया और जो लालटेन की छोटी मोटी सी लाइट थी उसके पास में आ गया। वो बच्चा था बार्किंग डियर का। अभी उसके सींग निकलने शुरू हो रहे थे। तो अब इससे भी ऐसे पूछने लगे जैसे हम लोग डॉगी से बात करते हैं, उसी तरीके से, क्या हुआ, क्यों परेशान हो रहे हो, अपने जंगल में भी तुमको सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। अब ये जो डियर था ये इसका नाम था सैमी। पिछली स्टोरी में भी इन्होंने लैगी और सैमी नाम का जिक्र किया था कि आगे इसका जिक्र आता रहेगा। तो सैमी जो था वो जब बहुत छोटा सा था तो कोई एक आदमी लेके आया था और बोला इसकी माँ इसको छोड़ के चली गई है। अब ये बोले कि वो जो उन्होंने बोला छोड़ के चली गई है वो बात यकीन करने वाली नहीं थी, क्योंकि वो लोग शिकारी थे। वो पक्का जो चली गई थी वो उनके कुकिंग वाले बर्तन में चली गई थी और बाद में उनके पेट में चली गई थी। अब सैमी बहुत ही छोटा सा डियर था, पतले पतले पैर, बहुत ही बिल्कुल खिलौने की तरह था। और पहले दिन जब उसको दूध पिलाया गया तो बॉटल से पिलाया गया, और सैमी ने जब वो दूध पिया था बिल्कुल ऐसे पिया था जैसे वो एक्सपर्ट बॉटल से दूध पीने वाला बच्चा हो। बाद में जो उनको मेहनत करनी पड़ रही थी वो ये नहीं थी कि उसको दूध पिलाना है, उसको ये बताना था कि भाई तुम ज्यादा पी चुके हो और मत पियो। जब तक वो बच्चा था तब तो घर के चारों तरफ ही घूमता था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो बाहर भी जाने लगा, हालांकि ये जानते थे कि बाहर जाना उसके लिए ज्यादा रिस्की है। आज जब ये रात को सैमी से मिले थे तो वो देर रात तक घूम रहा था। जनरली वो घूमने निकलता था लेकिन रात तक इनके घर आ जाता था और जनरली वरांडा में ही सोता था। अब जो टाइम हो रहा था करीब करीब आधी रात थी और उसको इनकी स्मेल आ गई थी, इसलिए वो इनकी तरफ आ रहा था। किसी दूसरे जानवर ने अलर्ट कर दिया था और सैमी को समझ में आ गया था कि इस जंगल से ज्यादा सुरक्षित एलन का घर है, इसीलिए वो एलन की तरफ आ रहा था। अब इन्होंने अपने स्कार्फ से उसके गले में बांधा और उसको ले चले साथ में। वो भी इनसे सट सट के चल रहा था। अब अचानक एक जगह सैमी रुक गया। अब अगर ये स्कार्फ से खींचते तो गले में स्कार्फ बंधा था तो उसको चोट लगती। इन्होंने पीछे से धक्का दिया तो भी वो ना चला। उसके बाद इनके पैर के पास आ गया, जैसे इन्होंने फील किया तो वो कांप रहा था। अब वो अपने मुंह को उठा के, नॉस्ट्रिल्स को ऐसे ऊपर उठा के गंध सूंघने की कोशिश कर रहा था और उसकी आंखें लेफ्ट को देख रही थी। अब इन्होंने बहुत सुनने की कोशिश की लेकिन हवा की आवाज और जंगल की नॉर्मल साउंड के अलावा कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उन्होंने बोला सैमी से चलने के लिए, धक्का मार के ऐसे करके, लेकिन वो चलने को राजी नहीं था। एकदम स्ट्रांगली ऐसे खड़ा हुआ था, अलर्ट था और अपना सिर, गर्दन ऐसे उठा के जायजा ले रहा था हवा का। तभी इनको लेफ्ट हैंड साइड से एक सरसराहट की आवाज सुनाई दी। ना तो ये देख सकते थे ना समझ सकते थे, तो इनको ये तो नहीं पता चला है कौन था। ये धक्का मार मार के सैमी को पुश कर रहे थे कि भाई तू घर की तरफ चल, खुद तो मरेगा मुझे ही मरवाएगा। अब इनको लगा इनके इलाके में एक लेपर्ड था जो कि ना तो लालटेन से डरता था ना ही आदमी से डरता था, बोल्ड था बहुत, वो होगा शायद। इन्होंने लालटेन को ऐसे उठाया, जोर जोर से सिर के पास से ऐसे हिलाने लगे ताकि वो देख ले। उसके बाद दोबारा सरसराहट की आवाज नहीं आई और ये सैमी को लेके घर की तरफ जाने लगे। तो इनको ऐसा फील हो रहा था कि सैमी को लगता है गलतफहमी हो गई, कहीं दूसरी स्मेल से अलर्ट हो गया, ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन तभी लेफ्ट साइड जहां सैमी देख रहा था वहां से आवाजें आने लगी। अब ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कोई भारी भरकम जानवर चल के जगह बना रहा है और फिर लगा वो था काफी तेजी में है। अब इनको समझ में आ गया कि ये लेपर्ड नहीं है, ये एक भालू है, स्लॉथ बेयर है। और ये क्या कर रहा है, इस तरह से क्यों आवाजें कर रहा है, ये तो एक कोई भालू ही जान पाएगा।
लेकिन जो भी हो भैया यहाँ से निकल लो, क्योंकि भालू जब तक अपने अच्छे मूड में है तभी तक उससे दूर निकल जाना ठीक होता है। अब इन्होंने लालटेन एकदम नीचे कर ली कि भालू इनको ना ही देखे तो अच्छा है, और उसको धक्का मार रहे थे सैमी को, लेकिन उसने अपने खुर एक तरह से ऐसे गड़ा दिए थे कि वो चलने को ही राजी नहीं था। अब जब ये बार बार कोशिश कर रहे थे, वो चल नहीं रहा था, तो अब इनको पसीना भी आ रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। अब इनको एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि जो लेपर्ड था वो तो था नहीं, भालू था, वो भी जो था दूर जा चुका है, आवाज नहीं आ रही है। फिर ये सैमी घबरा क्यों रहा है, क्योंकि भालू जनरली डियर को नुकसान नहीं पहुंचाते। अब इन्होंने अपना स्कार्फ उसके गले से खोला कि मैं ही निकल जाऊं, ये नहीं जा रहा है तो वो कांप रहा था और अपनी पूरी एक एक मसल उसने पूरी तरह से टाइट कर रखी थी। अब ये सहलाते रहे, उसको हल्का हल्का ठोकते रहे, कान के पास भी सहलाते रहे कि ये नॉर्मल हो जाए, लेकिन वो नॉर्मल नहीं हो रहा था, एकदम अलर्ट होके सामने ही देखे जा रहा था। अब उसके बाद वो एकदम से पीछे हटा, एक तरह से अपना स्कार्फ छुड़ा लिया इनके हाथ से, और पीछे हटके उसने अपनी बार्किंग कॉल जो देता है कुत्ते के भौंकने की आवाज, बार्किंग डियर, मुंजैक डियर, वो आवाज उसने निकाली। अब वो इतनी तेजी से घुमा कि एक तरह से ये भी राउंड ले गए। अब उसके बाद ये अलर्ट हो गया, अपनी लालटेन ऊपर उठा के ध्यान से देखने लगे, तो वहां पे इनको अंदाजा हुआ कि लेपर्ड ही है। अब वो इनके ऊपर कूदने की ही तैयारी कर रहा था, उसके पैर झुके हुए थे। उसी टाइम पे सैमी ने खींच लिया था और स्कार्फ राउंड लिया था। अब जब सैमी ने ऐसे घूमा और ये चक्कर काट गए, तभी इन्होंने देखा, इनको लगा कि ट्रैक के ऊपर से कुछ परछाई सी ऐसे कूद के जा रही है। वो एक लेपर्ड था जो उधर कूदा, और अगर सैमी के चलते इन्होंने गोल चक्कर नहीं काट लिया होता तो इनके सिर पे ही टकराने वाला था, इनका ही निशाना लिया था। लेकिन सैमी इतनी तेजी से पीछे हटा था, ये भी घूम गए थे और वो 1-2 गज की दूरी से बगल में निकल गया था। जब नीचे गिरा तो वो भी साइड से चला गया, तो उसका निशाना चूक गया था सैमी के मूवमेंट की वजह से। सैमी ने इनकी जान बचा ली थी, और जब वो नीचे गिरा तो वो इस पोजीशन में नहीं था कि दोबारा अटैक कर सके। अब जब लेपर्ड वहां गिरा, उसके पैर लड़खड़ा गए और उसके बाद वो झाड़ियों के पीछे चला गया और सरसराहट की आवाज आई। उसके बाद ऐसा लगा जैसे वो बहुत गुस्से में है, गुस्से में गुर्रा रहा है, दहाड़ रहा है। अब सैमी ने जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी घर की तरफ। इनके हाथ में स्कार्फ बंधा हुआ था, ये भी उसके पीछे पीछे भागते गए। सैमी उतनी तेजी से भाग रहा था जितनी तेजी से वो भाग सकता था अपनी टांगों पर, और उनको भी लग रहा था बेस्ट तरीका है उसके पीछे भागने का, क्योंकि एक तरह से उड़ रहे थे। अब जब एकदम घर के पास पहुंच गए तब तो थोड़ा स्लो हुए, और घर के अंदर तो बहुत ही स्लो एंटर किया इन्होंने। उसके बाद वो जो गौशाला थी, सैमी को वहां ले जाने लगे बछड़ों के साथ बांधने के लिए। वो बिल्कुल गुड बॉय की तरह से इनके साथ चला गया। उसके पहले जब ये बांधने ले जाते थे बड़े नखरे दिखाता था और वरांडे में ही सोता था, लेकिन आज वो वरांडे में नहीं सोना चाहता था। अब इनकी सिस्टर बाब्स ने एक कॉफी बनाई और सैंडविच बनाए, तब तक ये उस लेपर्ड के बारे में ही सोच रहे थे। अब ये सोच रहे थे कि ये जो हुआ ये कुछ ना कुछ तो खतरनाक था, मैं इसको ऐसे ही नहीं भुला सकता कि आज मेरी जान बच गई, किस्मत से बच गई। इसके बारे में सोचना पड़ेगा ये हुआ क्या था। अब इन्होंने सोचा कि ये जो लेपर्ड इससे जो बिहेव किया कि ऐसे छलांग मारी, बगल से चला गया, झाड़ियों में छुपा, पीछे से गुर्रा रहा था, दहाड़ रहा था, जनरली लेपर्ड ऐसा बिहेव करते नहीं है। और लेपर्ड के दिमाग में घड़ी, एक तरह की इनविजिबल घड़ी फिट होती है, उसकी कैलकुलेशन से ये काम करते हैं, बड़ी सटीक कैलकुलेशन होती है। इस तरह से मिस नहीं कर सकता था वो जंप को। तब तक इनकी सैंडविच खत्म हो गई थी, कॉफी भी खत्म हो गई थी, तो इन्होंने डिसाइड किया कि वापस जंगल जाता हूं। अब इन्होंने बढ़िया टॉर्च ले ली थी, रबर सोल वाले जूते पहन लिए थे, और एक टॉर्च को राइफल के ऊपर लगा दिया था। अब ये बोले ऐसा नहीं था कि मैं ये सारे प्रिपरेशन से बताना चाहता था कि लेपर्ड को कि देखो टॉर्च लेके मैं आ रहा हूं पत्तियों पे आवाज करते हुए। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि ये लेपर्ड बहुत ही डेस्परेट है अटैक करने के लिए, और ऐसा क्यों है। इसका मतलब है कि ये बहुत भूखा है, शायद ये घायल है, और ये इतना डेस्परेट है कि खाना खाने के लिए किसी भी तरह का खतरा लेने के लिए तैयार है। इसलिए इस बात की पूरी संभावना थी कि अभी भी वो लेपर्ड भूखा होगा और इंतजार में होगा कि दूसरे शिकार का, तो इसलिए ये आवाज करके जाना चाहते थे ताकि लेपर्ड को पता चले कि कोई आ रहा है और वो दोबारा अटैक करने आए। लेकिन ऐसा नहीं कि जितनी बहादुरी वाला काम आपको नजर आ रहा है उतना ही बहादुर मैं था। मैं अकेला नहीं जा रहा था, मेरे साथ 3 कुत्ते थे। इस बार मेरे साथ डियर नहीं था, और ये तीनों कुत्ते इतने खतरनाक थे कि लेपर्ड को अगर पता चल जाता इनकी हरकतें, तो सिर झुका के वो दूसरी तरफ भाग जाता। अब ये जो रास्ते से उतरे और जंगल में घुसे, तो करीब 100 गज दूरी पे जाने के बाद
रुके और जंगल की साउंड सुनने लगे। अब इन्होंने लाइट नहीं जला रखी थी तो एकदम अंधेरा था। चारों तरफ झींगुर और इस तरह के जो कीट पतंगे थे उनकी आवाजें आ रही थी। अब इनको बंदरों की कुछ आहट सुनाई देने लगी। बंदरों को पता चल चुका था कि ये कौन है, ये लेपर्ड नहीं है, टाइगर नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्योंकि जंगल के प्रहरी हैं, जंगल के गार्ड हैं, तो एक दूसरे को डाल हिला हिला के खबर दे रहे थे कि भाई कुछ मूवमेंट हो रही है नीचे। और वो बंदर इनको भी मैसेज दे रहे थे कि भाई लेपर्ड आसपास नहीं है, आप जाओ, क्योंकि लेपर्ड होते तो वो दूसरी तरह से बिहेव करते। अब ये रास्तों पे चलते रहे, जगह जगह सूखे पत्ते थे, झाड़ियां थी, उनके बीच से निकलते रहे। अब ये फिर रुके सुनने के लिए। अब जब ये सुनने के लिए रुके तो वहां पे बंदर नहीं थे। तो इनको लगा यार ऐसा क्यों है कि बंदर नहीं है, क्योंकि ये उस जगह के नजदीक पहुंच चुके थे जहां पिछली बार इनकी मुलाकात हुई थी लेपर्ड से। तभी एक आवाज आई और ये अलर्ट हो गए। अब इनके लेफ्ट हैंड साइड से वो आवाज आई थी और ऐसा नहीं था कि इन्होंने लेपर्ड को ढूंढ लिया था, क्योंकि वो आवाज ऐसी थी कि और ज्यादा पहेली की तरह थी कि ये किसकी आवाज है। अब कुत्ते भी बहुत अलर्ट हो गए थे और ये भी चलते चलते उस डायरेक्शन में थे कि करीब 40 गज की दूरी थी जहां से वो जंप कर सकता था। ये देख रहे थे कुत्ते भी बहुत ज्यादा अलर्ट है और इंतजार कर रहे हैं कि कब गोली चलेगी, क्योंकि वो उसको सूंघ पा रहे थे, जिसको कि एलन नहीं समझ पा रहे थे एग्जैक्टली कि ये क्या है। अब इसके पहले ये टॉर्च का बटन दबाते इन्होंने लोकेट करने की कोशिश करी कि एग्जैक्ट उसी जगह पे रोशनी पड़े जहां पे वो लेपर्ड है। झाड़ी में काला काला सा कुछ इनको नजर आ रहा था और इन्होंने अंदाजा लगाया कि यही लेपर्ड है, और तब इन्होंने टॉर्च का बटन दबाने की कोशिश की। अब जैसे ही लाइट जलाई तो बहुत ही घनी झाड़ी थी, जितनी इनको उम्मीद थी उससे कहीं ज्यादा घनी थी, लेकिन वहां पे लेपर्ड नहीं था। और लेपर्ड ने इनकी लाइट का कोई नोटिस नहीं किया। वो जो आवाज कर रहा था, थम थम थम, पैर पटकने या किसी तरह की आवाज, वो आवाज जारी रही। अब वो आवाज इतने नजदीक से आ रही थी जैसा लग रहा था इनके बगल से ही आ रही है। तो अपने आप से सवाल कर रहे थे कि ये राक्षस कहां से आने वाला है। अब इन्होंने दोबारा टॉर्च मारी, इस बार थोड़ा धीमे धीमे लेके गए। इनको कुछ सरकता हुआ सा नजर आया और वहीं पे पिन पॉइंट करके देखते रहे तो वो जो आवाज ऐसे ऐसे आ रही थी उस तरह से एक डाल हिल रही थी। इनको लगा लेपर्ड उसके पीछे है जो हिला रहा है। अब इन्होंने कहा कि मैं देखूं कैसे उस पार, क्योंकि लेपर्ड थोड़ी देर तक तो लाइट की रोशनी में खड़ा रहता है, लेकिन उसके बाद वो सड़क के उस तरफ चला जाएगा जहां सैंडी बेड है और वहां उसकी कोई आवाज नहीं आएगी। अभी धीरे 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 लाइट जलाए जलाए राउंड लेने की कोशिश करने लगे कि उस झाड़ी के पीछे पहुंच जाए। 2-3 बार गलती से इनसे आवाज हुई, लेकिन लेपर्ड ने कोई नोटिस नहीं किया और उसी तरह से आवाज निकालता रहा। अब इन्होंने रोशनी मारी तो लेपर्ड सामने दिख गया। उसके पंजों के बीच पे उसने सिर रखा हुआ था। अब ये इन्होंने ट्रिगर पे स्ट्रांगली उंगली रख ली, आगे बढ़ने लगे। इन्होंने कहा किस तरह का लेपर्ड है, इतनी देर से डायरेक्ट रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है, ना तो ये भाग रहा है ना ही ये अटैक कर रहा है। हुआ यह था कि लेपर्ड घायल था, उसके पिछले पैरों में चोट थी, वो झाड़ी के अंदर से निकल के आ रहा था, किसी चीज में फंस गया था और उसकी पूंछ भी फंस गई थी। तो वो जब बार बार उसको पटक रहा था तो आवाज हो रही थी। लेपर्ड ने अभी भी इनकी तरफ मुड़ के नहीं देखा था, जबकि ये 20 कदम की दूरी पर थे। अब लेपर्ड ने बड़ी धीमे धीमे अपना सिर अपने पंजों के बीच से उठाया। इन्होंने बंदूक की ट्रिगर पे उंगली बिल्कुल टाइटली जमा ली, लेकिन उसने सिर हिलाया और बहुत धीमे धीमे मूवमेंट वो कर रहा था। अब ये इंतजार कर रहे थे जब इनकी तरफ घूमेगा तो उसकी चमकती हुई आंखें दिखेंगी, उसका मुंह दिखेगा खुला हुआ। लेकिन जब वो इनकी तरफ घूमा, ना तो उसकी आंखें थी ना ही उसका मुंह था। इनको लगा कोई जंगल का शैतान है जो जानवर की शक्ल में इनके सामने खड़ा है। अब जब ये घबराया, अचानक से इनका ट्रिगर दब गया। सीधे उसको लगा, दूसरा भी इन्होंने दबा दिया, वो मर गया था। कुत्ते बहुत तेजी के साथ उसकी तरफ भाग रहे थे, ये कंट्रोल कर रहे थे। जब ये पास में पहुंचे देखने के लिए कि उसकी धड़कन चल रही कि नहीं चल रही, बंदूक की नाल उसकी गर्दन पे लगा रखी थी कि अगर उसने कोई मूवमेंट करी तो सीधे गर्दन पे गोली मार देंगे। लेकिन वो जानवर था या कोई शैतान, उसकी जान निकल चुकी थी। अब जब इन्होंने उसका चेहरा घुमा के देखा तो लगता है कि जो भरमार बंदूक या बकशॉट से मारा गया था इसको, बिल्कुल सारी की सारी चेहरे पे ही लग गई थी, उसकी आंखें बाहर आ गई थी। और इन्होंने जिंदगी में 3 जानवर ऐसे देखे थे जो कि अंधे हो चुके थे आदमियों की वजह से, उसमें से यह दूसरा था। तो जब उस लेपर्ड ने जंप मारी थी तो ये बहरा भी हो चुका था, लेकिन इतना बहरा भी नहीं था कि कुछ भी ना सुन सके। तो सैमी की जो बार्किंग कॉल थी उसको ये सुन पा रहा था।
और जब सैमी ने लास्ट बार्किंग कॉल करी तो इसने अंदाजे से जंप मारी थी कि इसको खाना मिल जाए, क्योंकि बहुत भूखा था। और सैमी ने खींच दिया था इनको, तो इनके बगल से नीचे गिर गया था और डगमगाया था, फिर जाके झाड़ियों में घुस गया था। तो जो कुत्ते भी थे और ये थे, तो जो सामने खड़े थे और ये हिल नहीं रहा था, तो इसमें कोई बहादुरी का काम नहीं था। वो इनको देख ही नहीं पा रहा था और शायद सुन भी नहीं पा रहा था। उसकी हियरिंग कैपेबिलिटीज बहुत ही लो हो चुकी थी, बहुत तेज आवाज को सुन सकता था, जैसे कि डियर की कॉल। और वो सब ये धन्यवाद था उस शैतान को जिसने कि इस तरह से गोली मारी थी कि उसकी आंखें और कान दोनों बेकार हो गए थे। तो दोस्तों, इस तरह से ये कहानी खत्म हुई, मिडनाइट एनकाउंटर। अगली कहानी होगी टाइगर्स ट्रैप। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।